Hello, students. Welcome to you all on the very last lecture of the French Revolution. So we are here to discuss the with you the last lecture of the French Revolution. So, students, right now, we are going to discuss the very last topic, which is the abolition of slavery. Okay, students. So this is the last lecture that we are going to cover here. Okay, so this is abolition of the slavery. Okay, सो ये लास्ट लेक्चर है बच्चों जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं. थोड़ा आप इस पर ध्यान देंगे और इसके बाद एक और छोटा सा लेक्चर पड़ेगा, द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ. तो पहले हम लोग एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. एबोलिशन मतलब होता है समाप्ति, स्लेवरी मीन्स होता है गुलामी, नौकरी. सो नौकर या गुलामी की समाप्ति. ठीक है, स्लेव मतलब गुलामी, जहाँ लोग गुलाम बना करके दूसरों के साथ ट्रीट करते थे, उनके साथ उनको जॉब करवाते थे. ठीक है, तो ये गुलामी प्रथा जो है ये दुनिया में बहुत प्रचलित थी और ख़ासकर जो है यूरोप और अमेरिका में ये चीज़ें बहुत प्रचलित थी. ठीक है, इसका अबोलिशन कैसे हुआ या इसके लिए कैसे लोगों ने कदम उठाए. इनफैक्ट आप यहाँ भी जानते हैं कि यहाँ पे गांधी जी ने प्रयास किया. ठीक है, इस स्लेवरी को समाप्त करने में गांधी जी ने प्रयास किया था. तो कैसे वो सफल हो पाए उन चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे, बट स्पेशली हम यूरोप के रेफरेंस में पढ़ेंगे. ओके, और स्पेशली फ्रांस और यूरोप के रेफरेंस में पढ़ेंगे. सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको स्टूडेंट्स. वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ओके, मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन्स रेजिम was the abolition of slavery in the French colonies. ओके, सबसे रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था रिवोल्यूशनरी फ्रांस के दौरान. वो रिफॉर्म था, वो सबसे बड़ा सुधार जो सामाजिक सुधार हुआ, एक क्रांतिकारी सामाजिक सुधार हुआ. इट वाज इन द जैकोबिन रेजिम, जो जैकोबिन के समय में क्षेत्र में हुआ था. वो क्या था? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. ओके, इन द फ्रेंच कॉलोनीज़. अब यहाँ बात आ रही है फ्रेंच कॉलोनीज़ में, न कि फ्रांस में. ओके, सो स्टूडेंट्स, you should know or you know yourself that earlier America, okay, which is now USA, it was earlier a part of colony of the most colonized, the most powerful countries of that time, England and France. Okay, so जब ये एबोलिशन, जब ये इनके कॉलोनीज़ थे. कॉलोनीज़ क्या होते हैं ज़रा आप ये भी जान लेंगे. ठीक है, आप कॉलोनीज़ के बारे में सुना होगा आपने, कॉलोनी क्या होती है. तो कॉलोनी जो होती है, जो जनरली आज हम यूज़ करते हैं कि ये मेरी कॉलोनी है, मेरी कॉलोनी में. तो कॉलोनी का मतलब होता है जहाँ पे हमारा पावर, जहाँ पे हमारी पावर सेज हो, जहाँ पे हम किसी के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकते हों, वो हमारा कॉलोनी है. जिस क्षेत्र के ऊपर, जिस पीपल के ऊपर, जिसके ऊपर भी हम अपना पावर एक्सर्ट कर सकते हैं, वो हमारी कॉलोनीज़ कहलाता है. ठीक है, सो यहाँ प्रॉपर्टी के सेंस में बात हो रही है. तो ऐसे जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड का कॉलोनी था. पहले फ्रांस भी इंडिया को कॉलोनी बनाया हुआ था. अभी फ्रांसीसी हार गए तो वो इंग्लैंड की कॉलोनी बन गया भारत, और ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक वो उनकी कॉलोनी बना रहा. उसको उपनिवेश कहते हैं हिंदी में. ये चलता रहा. ओके, सो द कॉलोनीज़, तो उन कॉलोनीज़ में, अब कॉलोनीज़ कौन थे? द कॉलोनीज़ इन कैरेबियन एरिया. ओके, वो कॉलोनीज़ कौन थे? इन कैरेबियन एरिया. ओके, जो कैरेबियन कंट्रीज़ थे. कैरेबियन अब जान लीजिए, कैरेबियन कौन से कंट्रीज़ हैं. ओके, आपने सुना होगा, स्पेशली जो बॉयज़ हैं उन्होंने सुना होगा कैरेबियन आइलैंड. कैरेबियंस वेस्ट इंडीजियंस को बोलते हैं. ठीक है, जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं उनको कैरेबियन कहा जाता है. ठीक है, सो वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है, पहले तो आप ये जान लीजिए. वेस्ट इंडीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवरल आइलैंड्स.
ओके, विच कम्स इनडायरेक्टली इन द कंट्रोल ऑफ यूएसए। तो ये कॉलोनी एक तरह से आइलैंड कंट्रीज़ हैं जिसमें बहुत से देश आते हैं, जैसे बरमुडा हो गया, सेंटियागो हो गया, मार्टिनिक हो गया ना, ग्वाडेलप हो गया, सैन डोमिंगो हो गया ना, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत से देश जो हैं वो इसमें आते हैं, छोटे छोटे ऐसे आइलैंड हैं ना, वो सब मिल करके वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है उनको, ठीक है। तो ये कैरेबियन सी है जो यूएसए और यूरोप के बीच में आप अटलांटिक ओशन देखते हैं, उस अटलांटिक ओशन का एक छोटा सा सी है, उसको कहते हैं कैरेबियन सी। तो वो कैरेबियन सी का ही हिस्सा, कैरेबियन सी में ही ये सब आइलैंड्स पड़ते हैं, जिसमें से मार्टिनिक, ग्वाडेलप और सैन डोमिंगो, ये 2-3 ऐसे हिस्से थे ना, ये किसके कंट्रोल में थे? ये फ्रांस के कंट्रोल में थे। दे वर फ्रेंच कॉलोनीज, ओके, वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैगो, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी ना। और ये क्या थे? ये जितने भी कॉलोनीज़ थे फ्रांस के, ये एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थे, किसके? टोबैगो के, इंडिगो के, शुगर और कॉफ़ी के। मतलब कि तंबाकू, इंडिगो मतलब नील, शुगर मतलब चीनी और कॉफ़ी आप जानते ही हैं। तो ये सब चीज़ों की, कॉफ़ी को हिंदी में कहवा कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के ये क्या थे? इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थे, यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी मात्रा में होती हैं। तो ये इस वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलोनीज़ थे ना फ्रांस के। लेकिन अब यहाँ पे जब फ्रांस ने इसको ऑक्यूपाई किया, जिस समय फ्रांस ने इन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया, एक समस्या फ्रांस के सामने आके खड़ी हो गई, ठीक है। वो समस्या क्या थी? व्हेन यूरोपियन रिजेक्टेड टू गो टू डिस्टेंस प्लेसेस। उन्होंने कब्जा तो कर लिया उनकी गवर्नमेंट ने, लेकिन जो यूरोपियन थे, जो फ्रेंच लोग थे ना, वो वहाँ जाकर के जॉब करने के बिल्कुल भी इच्छा उनकी नहीं थी कि वहाँ जाकर के वो जॉब करे, इसकी उनके अंदर इच्छा नहीं थी ना। उन्होंने एक रेलुक्टेंस शो किया, और उसकी वजह से क्या हुआ? उन्होंने कब्जा तो कर लिया, लेकिन एक शॉर्टेज, लेबर्स की शॉर्टेज क्रिएट हो गई प्लांटेशन फील्ड्स पे, जहाँ पे प्लांटेशन के द्वारा टी कॉफ़ी वगैरह हो रहा था पैदा, टोबैको वगैरह, वहाँ पे ये दिक्कतें जो है शुरू हो गई कि शॉर्टेज ऑफ लेबर ना, लेबर्स की कमी होने लगी। तो एक तरह से क्या हुआ, इसी वजह से जो ये कमी शुरू हुई ना, इस कमी की वजह से ही क्या हुआ कि यूरोप में एक ट्रायंगुलर, ओके, अ कल्चर ऑफ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिगैन ना, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का एक कल्चर डेवलप हो गया, ओके। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का एक कल्चर, वो किस तरह से हुआ? ट्रायंगुलर इसको क्यों कह रहा हूँ मैं, अभी इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। बिगैन बिटवीन ना यूरोप के बीच में, इसके अलावा अफ्रीका के बीच में, और इसके अलावा अमेरिका के बीच में, ठीक है। सो अफ्रीका और अमेरिका, इनके बीच में और यूरोप के बीच में एक स्लेव ट्रेड का ट्रायंगुलर जो है ना कल्चर शुरुआत हो गया, ठीक है। अब क्योंकि सबसे गरीब दुनिया में देश जो है वो अफ्रीकी हैं, और अफ्रीका में श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा थी, मींस लेबर पावर बहुत अधिक थी। तो लोगों, जो यूरोपियंस के कब्जे में अफ्रीका भी था, तो यूरोपियन लोगों ने क्या किया कि अफ्रीका वगैरह से लेबर सप्लाई की उन्होंने शुरुआत की कि यहाँ से हम लेबर को लेके जाएंगे और वहाँ काम कराएंगे। पर उस समय कोई लेबर लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था, तो अपने मन से लेबर तो जाते नहीं, ठीक है। तो मन से लेबर नहीं जाती अपनी, सो देयरफॉर स्लेव ट्रेड की व्यवस्था की गई कि नहीं, अपने मन से जाएंगे तो जबरन लेके चलो, ठीक है ना। तो ये इस तरह के एक ट्रायंगुलर कल्चर की शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ कि जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे ना, वो अपनी शिप से सेल करते हुए वो अफ्रीका पहुँचे। ड्यूरिंग 17th सेंचुरी में वो अफ्रीका आए, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुलामों को ख़रीदा और उन्हें फोर्सफुली जो है प्लांटेशन साइट्स पर ले कर के आए, ठीक है, और उन्हें वहाँ से बंधक बना करके ना एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, समुद्र के रास्ते लगभग 3 महीने के आसपास की जर्नी करके वो उनको बंधक बनाकर कहाँ ले आए? वो उनको
इन प्लांटेशन फील्ड्स में, जिसमें कैरेबियन सी वाले प्लांटेशन फील्ड्स में लेकर के आए, एंड देन दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। और उसके बाद आप जानते हैं कि अमेरिका एक समय दुनिया की सबसे बड़ी गुलामों की मंडी थी। जैसे आप सब्जी मंडी, दाल मंडी ऐसे नाम सुनते हैं ना, तो उस तरह से पहले गुलामों की सबसे बड़ी मंडी अमेरिका में होती थी। और यही यूरोपियन लोग इंसानों को सब्जी की तरह ऐसे लाते थे खरीद कर उठा करके, और वहाँ रख करके उनकी सेल होती थी। ठीक है, सेल होती थी। यूरोपियन लोग अपने अपने पर्पज़ से, जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे, वो उस सेल में, उस बाज़ार में जाते थे और हट्टे कट्टे ना, लंबे चौड़े, जिस हिसाब से उनको ज़रूरत होती थी उस हिसाब से गुलामों को ना, इन जो स्लेव ट्रेड के लोग इंगेज थे उनसे ख़रीद करके लाया करते थे। ठीक है, तो कुछ व्यापारी स्लेव ट्रेड करते थे, और जो अपने प्लांटेशन वगैरह में ले आया करते थे वो उनसे ख़रीद करके अमेरिका की मंडी से ले आया करते थे। तो इस तरह से जो है इस ट्रायंगुलर कल्चर की वजह से प्लांटेशन और बाकी जो वर्क्स थे वो यूरोपियन कॉलोनीज़ में ज़िंदा रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है स्लेवरी की एक कहानी है। और आपको मालूम होगा कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अमेरिका के बराक ओबामा, वो भी एक स्लेव ट्रेड के थ्रू, उनके पेरेंट्स भी न अमेरिका गए थे कई पीढ़ियों पहले। उनकी जेनेसिस जहाँ से हुई है वो ऐसे ही अमेरिका गए थे और वहीं पे बस गए थे। ठीक है, उन्हीं की जेनेसिस जो है वो बराक ओबामा थे। ठीक है, तो इस तरह से स्लेव ट्रेड जो है हो रहा था। फर्दर उसके बाद जितना ज़्यादा उनकी अपनी एक मान्यता डेवलप हो गई। ठीक है, एक तरह से एक बिलीफ डेवलप हो गया कि जितनी ज़्यादा जो है हम क्या करेंगे, हम इन एक्सप्लॉइट करेंगे स्लेव लेबरर्स को, इन लेबर्स को जितना ज़्यादा हम प्रताड़ित करेंगे, टॉर्चर करेंगे, द मच दे मेट विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो इन यूरोप। ठीक है, तो एक प्रथा से शुरू हो गई कि जितनी ज़्यादा इनको प्रताड़ित करेंगे उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, हम अपनी बढ़ती हुई चीनी, कॉफ़ी, इंडिगो की जो यूरोप में डिमांड है उसकी पूर्ति हम उतनी ज़्यादा कर पाएंगे जितनी ज़्यादा हम इनको प्रताड़ित करेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा हम इनको टॉर्चर करेंगे उतना ज़्यादा हम इनसे काम ले पाएंगे, और जितना ज़्यादा काम लेंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, और उससे जो है यूरोप में बढ़ती हुई डिमांड को हम फुलफ़िल कर पाएंगे। ओके, तो ये चलता रहा। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी ना क्या होता है, एक क्रिटिसिज्म, एक आलोचना फ्रांस में शुरू हो जाती है इस स्लेवरी को लेकर के। ठीक है, इसको लेकर के, स्लेव ट्रेड को लेकर के फ्रांस के शहरों में एक क्रिटिसिज्म, एक आलोचना का दौर शुरू हो जाता है, जहाँ पे लोग आलोचना करने लगते हैं। ठीक है, कि ये जो है स्लेव ट्रेड ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी आलोचना शुरू हो जाती है। तो जो इट वाज आर्ग्यूड इन फ्रांस। ओके, तो ये चीज़ें जो है फ्रांस में आर्ग्यू की जाती है कि क्या एक व्यक्ति का अधिकार जो है ना, मतलब जो व्यक्ति का अधिकार है वो सभी नागरिकों में एक बराबर तरीके से मतलब कि फैलना या होना चाहिए। जो कॉलोनीज़ हैं वो भी, बात ये होने लगी कि यूरोप की कॉलोनीज़ ना जो थे वो भी यूरोप के हिस्से थे। तो ये चर्चा होने लगा कि जो अधिकार हमने अपने नागरिकों को दे रखा है फ्रांस में, इटाली में, यूरोप में और देशों में, तो क्या वो अधिकार के पात्र वो नहीं हैं जो वहाँ रह रहे हैं, जो गुलामी की तरह रह रहे हैं। हमारी ही प्रॉपर्टी है ये कैरेबियन आइलैंड, तो वहाँ पे लोग इतना ज़्यादा गुलामी में क्यों रह रहे हैं ना। तो इस पे बहस तो शुरू हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई कानून नहीं बन पाया उस समय। ठीक है, इस डर से, उसके पीछे कारण क्या था कि उन लोगों ने बहस तो शुरू की लेकिन उस पर कानून क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि एक बिजनेस क्लास का, एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास का बहुत दबदबा था फ्रांस में। ठीक है, और वो लोग गवर्नमेंट को खूब ढेर सारी रिवेन्यूज़ देते थे, टैक्स देते थे, इसलिए गवर्नमेंट अपना नुकसान नहीं करना चाहती थी
स्लेव ट्रेड को बंद करके या उन्हें राइट दे करके अपने ट्रेडर्स को, अपने बिजनेसमैन लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। इसलिए जो है ऐसा हुआ कि कोई आवाज़ तो उठी लेकिन वो दबा दिया गया, उस पर कोई कानून नहीं बन पाया। उसके बाद क्या होता है कि ईयर लगभग 1794 के दौरान ना, जब जो है एक प्रयास किया गया, एक कहीं ना कहीं मांग की गई ना, और घोषणा कर दिया गया कि स्लेव ट्रेड को जो है, कॉलोनीज़ को स्लेव ट्रेड से फ्री कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कॉलोनीज़ हैं उनको स्लेव ट्रेड से फ्री कर दिया जाएगा। ओके, लेकिन हालांकि ये जो चीज़ें हुई वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हुई ना, आप जानते हैं उस दौरान ये चीज़ें हुई तो, लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हो पाया। और उसके बाद लगभग 10 साल के बाद नेपोलियन आया और नेपोलियन ने उस सिस्टम को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया, उसने स्लेवरी को फिर से ओपन कर दिया। तो ये चीज़ें वहाँ की सरकार ने किया तो, लेकिन नेपोलियन जो कि 1794 और उसके बाद के दौर में आया, तो उसने क्या किया, उसने इस स्लेव ट्रेड को, ठीक है, ऑलमोस्ट बंद फिर से स्टार्ट कर दिया और फिर से रीइंट्रोड्यूस हो गया ये स्लेवरी ना। तो इस तरह से जो प्लांटेशन ओनर्स थे अब क्या हो गए, वो इस चीज़ को अब समझ गए थे कि ये जो फ्रीडम है, ओके, जिसमें स्लेव इनस्लेव अफ्रीकन्स जो थे, नीग्रोज़ जिसको कहते हैं, वो इनके कॉमन इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था। उनको ये समझ में आ गया था, प्लांटेशन ओनर जो थे वो समझ चुके थे कि जो फ्रीडम है ना, उनकी जो फ्रीडम है एज इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज़, ओके, कि जो उनका अधिकार है अफ्रीकन नीग्रोज़ को स्लेव करने का। नीग्रोज़ कौन से होते हैं, अफ्रीकन नेटिव्स को नीग्रो कहा जाता है। ठीक है, जिनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक पोस्चर होता है, एक बनावट होती है, स्नाउट की, माउथ की, नोज़ की, आइज़ की, फॉरहेड की, उनको हम नीग्रोज़ कहते हैं। और जो बाई कलर ब्लैक होते हैं, कंप्लीट ब्लैक, ठीक है, तो उन्हें हम नीग्रोज़ कहते हैं। तो अफ्रीका में ऑलमोस्ट नीग्रोज़ ही रहते हैं, साउथ अफ्रीका को छोड़ करके। सो इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो लोगों ने अब नीग्रोज़ की फ्रीडम को ना, जो प्लांटेशन ओनर्स थे उन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इनकी आज़ादी को समझना शुरू कर दिया, उसको पर्टेन करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करते हुए फाइनली जो स्लेवरी थी ये फाइनली जो है अबॉलिश हुई, ख़त्म हुई 1848 में। ठीक है, ये स्लेव ट्रेड जो है वो फाइनली 1848 में समाप्त हो गई। ठीक है, तब जाकर के ये स्लेव ट्रेड का अबॉलिशन हुआ, स्लेवरी का अबॉलिशन हुआ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट अबाउट द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सो देयरफॉर आई इंक्लूडेड इट, मैंने इसको इंक्लूड किया। You prepare an answer with this topic. Let's move toward further the next topic. Okay, और जो next topic है वो है the revolution and everyday life. रिवोल्यूशन और रोज़मर्रा के जीवन का क्या कैसे हिस्सा बना हुआ था, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, बहुत शॉर्ट में हम इसको क्लियर करेंगे, डोंट वरी। सो एक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कैन पॉलिटिक्स चेंज क्लॉथ्स पीपल वियर, द क्लॉथ्स पीपल वियर। ठीक है, या क्वेश्चन आता है द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या एक राजनीति जो है, लोग क्या कपड़ा पहनेंगे, क्या भाषा बोलेंगे, क्या किताबें पढ़ेंगे, क्या इन सब को चेंज कर सकता है, क्या पॉलिटिक्स इनको चेंज कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर हम तलाशेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके बाद के दौर में। ठीक है, बात समझ आई कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके बाद के दौर में इसका आंसर यस है कि नो है, उसको हम अब देखने चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ईयर दिस वाज ट्रू इन केस ऑफ फ्रांस के केस में ये बात सही थी। ठीक है, व्हेन ईयर आफ्टर 1789, जब 1789 के बाद
कई ऐसे फ्रिक्वेंट चेंजेस हुए मेन, वीमेन और चिल्ड्रन सभी की लाइफ में, ठीक है। मेन, वीमेन और चिल्ड्रन सभी की लाइफ में कई ऐसे फ्रिक्वेंट चेंजेस हुए, ठीक है, जिसने इस क्वेश्चन को सही प्रूव कर दिया कि हाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स जो है वो व्यक्ति के क्या कपड़े पहनेंगे, कौन सी भाषा बोलेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे, इन सब की आदतों को चेंज कर सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वन इम्पॉर्टेंट लॉ, आप इस चीज़ को देखेंगे कि वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट, एक महत्वपूर्ण जो कानून जो है जो प्रभाव में आया, बहुत जल्द ही लागू हुआ आफ्टर बास्टाइल डेमोइल्स। बास्टाइल के डेमोइल्स होने के बाद, बास्टाइल के जो है बास्टाइल फोर्ट के जो है टूटने के बाद, वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, ठीक है। एक कानून आया, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप जानते हैं आप लोग? सेंसरशिप का मतलब होता है रोक टोक बंधन, ठीक है। सो सेंसर बोर्ड होता नहीं, मूवीज़ जो हैं, मूवीज़ में कौन सी सीन आएगा, कौन सा सीन नहीं आएगा, इस चीज़ को डिसाइड करता है सेंसर बोर्ड, और उस मूवी के जो उस सीन को वो सेंसर कर देता है, काट देता है, रोक देता है, प्रतिबंधित कर देता है। तो ये सेंसरशिप, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप 1789 के बाद लागू हुआ ना। जो ओल्ड रेजिम था, जो पुराना एरिया था जो है फ्रांस का, ठीक है, वहाँ पे जितने भी रिटन मटेरियल्स थे, ठीक है, जितने भी रिटन मटेरियल थे, कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज ना, ये सब पब्लिश हो सकते थे या परफॉर्म हो सकते थे केवल तभी जब इनको किंग की सेंसर्स का अप्रूवल मिला होगा। जब राजा के रोक टोक वाली जो है ना कि नीतियों से अप्रूवल मिला होगा, तभी जा कर के उस दौर में क्या होता था कि कोई भी चीज़ पब्लिश हो सकती थी, कोई पब्लिश और परफॉर्म हो सकती थी, ठीक है ना। सो जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन आया, जो घोषणा की गई बाद में ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना, वो एक नेचुरल राइट के रूप में तो जोड़ दिया गया बाद में। तो न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड टू टाउन्स ऑफ फ्रांस। उसके बाद क्या हुआ कि जब फ्रीडम ऑफ राइट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है नेचुरल राइट के रूप में घोषणा कर दिया गया, तो उसके बाद फ्रांस के बाज़ारों में न्यूज़पेपर हो गया, पैम्पलेट्स हो गए, बुक्स हो गए, प्रिंटेड पिक्चर्स हो गए, इनकी बाढ़ सी आ गई, ठीक है। फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, और उसके बाद जल्दी जल्दी इनका फैलाव जो है वो गांव की ओर भी होता चला गया, ठीक है। तो इनमें क्या डिस्क्राइब किया गया? दे डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। इन चीज़ों ने वो इवेंट्स को और चीज़ों को डिस्क्राइब और उसको डिस्कस करने का प्रयास किया उन बुक्स वगैरह ने जो फ्रांस में घटी हुई थी। सो फ्रीडम जो था प्रेस का, इसका मतलब था दैट अपोजिंग वेव्स ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड, कि जो अपोजिंग वेव है, जो विरोधात्मक नज़रिया है, उसको भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब यही होता है ना, बोलने की आज़ादी का मतलब होता है कि जहाँ पे लोग आपके बोलने पर रोक लगा दें, उन चीज़ों पे भी आपको बोलने का अधिकार हो जाए, तो इट मीन्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, ईच साइड sought टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। जो हर एक साइड था ना, वो कन्विंस था दूसरे से कि जो पोजीशन था प्रिंट का, मीडियम का, वो एग्जैक्टली वो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो साइड शॉट टू कन्विंस द अदर ना, एक दूसरों को कन्विंस करने के लिए जो है प्रिंट मीडियम का इस्तेमाल किया गया। प्लेज हो गया, सॉन्ग्स हो गया, फेस्टिव प्रोसेशंस, मतलब कि जो रंगारंग कार्यक्रम हो गए, अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उन्होंने बहुत ढेर सारी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ओके, दिस वाज द वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विथ आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस। ठीक है, तो ये एक तरीका था जिससे वो ग्रैस्प कर सकते थे और आइडेंटिफाई कर सकते थे आइडियाज़ को, जैसे लिबर्टी हो गया, जस्टिस हो गया ना, दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स रोट अबाउट, जिसके बारे में पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने लिखा एट द लेंथ इन टेक्स्ट
ठीक है, जिसके बारे में पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने लिखा एट द लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एडुकेटेड पीपल कुड रीड। लेकिन एक मुट्ठी भर लोग होते थे जो उस चीज़ को पढ़ सकते थे, क्योंकि लिटरेसी रेट वगैरह बहुत कम होती थी फ्रांस वगैरह में। तो ये सब की वजह से केवल कुछ ही लोग जो है इन चीज़ों को समझ पाते थे। तो रिवोल्यूशन और एवरीडे जो लाइफ था वो ये भी बताने का प्रयास करता है कि किस तरह से लाइफ में उन रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ का अपना एक योगदान रहा। सो दैट इज़ व्हाट अबाउट दिस लेक्चर. So students, this is what about this, and we have accomplished this. This is nothing but the conclusion of the entire topic. Okay, so you read it yourself, and we have accomplished now successfully this lesson. Now you have to answer the questions and prepare a catchy note so that you can be attracted toward these topics. So students, this is what the proclamation of the end of this lesson. Hope you guys liked all these videos. Hope you understood it. Till with this, I'm just ending this lesson and keeping you left with the questions and answers. Prepare your note and show me on the WhatsApp group. Okay, as soon as possible, because the day after tomorrow we shall begin our video lectures of English. Thank you everyone. Enjoy yourself. Have a good day.